BA तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं डॉक्टर DV यादव नई ताशिका में स्वागत करता हूँ। हिंदी भाषा नामक हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हमने भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा तथा भाषा के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम भाषा की विशेषताएं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अलग अलग भाषा विद्वानों के द्वारा भाषा की जो परिभाषा दी है, इन परिभाषाओं के द्वारा हमने भाषा के स्वरूप का अध्ययन किया। एक ऐसी सर्वसामायिक परिभाषा निकलकर हमारे सामने आई, तो वह परिभाषा इस प्रकार है। भाषा मानव मुख से उच्चरित सार्थक, यादृच्छिक एवं रूढ़ ध्वनि संकेतों की वो व्यवस्था है जिनके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इन परिभाषा के आधार पर हमने भाषा की जो स्वरूप है, उस स्वरूप का हमने अध्ययन किया। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम भाषा की जो अलग अलग विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं के हम अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक भाषा की एक अपनी विशेषता होती है, लेकिन सर्व जो भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं की कुछ अपनी सर्वसामान्य विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। तो हमारे सामने वो पहली विशेषता आती है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित का अर्थ है अपने परिश्रम से कमाना, स्वयं अर्जित, प्रयत्न साध्य। जिसे प्रयत्न से प्राप्त किया जाता है उसे अर्जित कहा जाता है। और मनुष्य जन्म के साथ ही भाषा उनके साथ नहीं आती। भाषा उसे जिस समाज में वह जन्म लेता है, उस समाज, अपने साथी, अपने परिवार वाले, इन सब से वो भाषा को अर्जित करता है। मानव समाज ये भाषा का निर्माता है, जन्मदाता है। अपनी सुविधा के लिए और अपने व्यवहार के लिए मनुष्य ने अनेक साधन बनाए हैं। भाषा भी मनुष्य ने ही निर्माण की है, जो स्वयं के विकास के लिए, मनुष्य के बीच विचार विनिमय के लिए इसका प्रयास मनुष्य ने किया है। तो ये मानव निर्मित है, और ये मानव निर्मित होने के कारण इस भाषाओं को सीखना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। हम बचपन से ही इस भाषा को ग्रहण करते हैं, और दुनिया के तमाम मनुष्य अन्य किसी भाषा को अगर वह पढ़ना चाहता है तो उसे वह पहले सीखना पड़ेगा, उसे अर्जित करना पड़ेगा। तो भाषा मनुष्य को अपने आप नहीं मिलती, अपने आप नहीं आती, तो उसे अर्जित करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। और इसलिए भाषा एक अर्जित संपत्ति है। उसे प्रयत्न के द्वारा साध्य करना पड़ता है, सीखना करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। तो इसलिए भाषा अर्जित संपत्ति है, एक उसकी विशेषता बनती है। दूसरी विशेषता, भाषा समाज को एक सूत्र में बांधती है। ये भाषा समन्वय का काम करती है। एक समन्वय सूत्र है जो संसार के विभिन्न लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। समाज भिन्न भिन्न होते हुए भी भाषा के कारण एकत्व की अनुभूति करते हैं। विश्व भाषा विश्व मानव को एक सूत्र में समन्वित कर विश्व बंधुत्व का भाव जागृत करती है। ऋग्वेद में तो भाषा को राष्ट्र निर्माती कहा है, और भर्तृहरि जो संस्कृत के विद्वान है, उन्होंने भाषा को विश्वानी बंदिनी यानी विश्व को जोड़ने वाली कहा है। तो अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग समाज के लोग, इन सभी लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता जिसमें है वो भाषा है। तो भाषा के द्वारा मनुष्य को एक सूत्र में बांध कर रखा जा सकता है। तीसरी विशेषता है भाषा सर्वोत्तम ज्योति है। भाषा को ज्योति भी कहा गया है, क्योंकि भाषा रूपी ज्योति मानव के हृदय को, अंधकार को दूर करती है।
और यह ज्योति विश्व के समस्त मानवों को ज्ञान का रास्ता दिखाने का काम करती है। अगर भाषा नहीं होती तो मनुष्य की अवस्था भी पशु के समान दयनीय होती, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और भाषा जो भी कुछ ज्ञान मनुष्य जो भी कुछ ज्ञान प्राप्त करता है वो भाषा के द्वारा ही अर्जित करता है। तो इसलिए ये शब्द रूपी ज्योति, ये भाषा रूपी ज्योति संसार में आकर एक मनुष्य को, जीवन को ज्योति देने का काम करती है। तो इसलिए भाषा को एक मनुष्य के मन के अंधकार को दूर करने का काम भाषा करने के कारण भाषा को सर्वोत्तम ज्योति भी कहा गया है। आगे उसकी जो अन्य विशेषता है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी इसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि मनुष्य को जन्म से ही पिता की संपत्ति मिलती है, घर मिलता है, जमीन जायदाद मिलती है। तो वैसे ये भाषा विरासत से मिलने वाली नहीं है, संतान को ये भाषा सीखनी पड़ती है। इसको प्राप्त करने के लिए बच्चे को सीखना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर मनुष्य भाषा सीखता है, बच्चा भाषा सीखता है। इसलिए जैसे माता पिता की संपत्ति मनुष्य को मिलती है, बच्चों को मिलती है, वैसी भाषा मनुष्य को नहीं मिलती। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। माता जब बच्चों का पालन पोषण करती है तो अन्य चीज़ों के साथ साथ ये बच्चे माता पिता की भाषा भी सीखते हैं। लेकिन जन्म के कुछ दिनों के बाद अगर उसी बच्चों को कहीं सुनसान जगह या कुछ अन्य भाषाभाषी लोगों के घर में जाकर हम छोड़ेंगे तो वह वही भाषा सीखेगा जिस घर में, जिस परिवार में वह पलता है या जिन अभिभावकों के साथ वह रहता है उसकी भाषा सीखेगा। इसलिए व्यक्ति को भाषा वो पैतृक संपत्ति न होकर जिस वातावरण में रहेगा, जिस स्थान में वो रहेगा, वहाँ की भाषा को सीखेगा। इसलिए कहा गया है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगली विशेषता है भाषा सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि भाषा का निर्माण ही सामाजिक व्यवहार के लिए किया गया है। अकेले व्यक्ति के लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जब समाज में रहता है तो समाज में विचारों का लेन देन करने के लिए, कुछ व्यवहार करने के लिए नए नए ध्वनियों का, नए नए शब्दों का, नए नए वाक्यों का वो प्रयोग करता है। नई नई शैली विकसित होती है और इसलिए ये सामाजिक संपत्ति है। समाज उसको स्वीकृत करता है। जैसे कि हमने कहा कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ है और उसको समाज के द्वारा जब स्वीकृत किया जाता है तब वो भाषा का पूर्ण रूप प्राप्त करता है। तो भाषा पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति का अधिकार नहीं होता, वो सबकी होती है। जाति वर्ग भेद से ऊपर होती है। न भाषा गरीब की होती है, न अमीर की होती है, न शिक्षित की होती है, न अशिक्षित की होती है। वो किसी की बपोती नहीं है। ये एक समाज की वस्तु है और समाज संपूर्ण समाज के होने के कारण वो समाज के व्यवहार के लिए उपयोग आती है। इसलिए उसे भाषा सामाजिक संपत्ति है, ये एक उसकी विशेषता बनती है। अगली विशेषता भाषा सर्वव्यापक है, यानी मनुष्य के सारे कार्य भाषा के द्वारा ही होती रहती है। मानव का मूल आधार भाषा ही है। मानव का आंतरिक और बाह्य कार्य भाषा के द्वारा ही संपन्न होता है, चाहे वह ज्ञान विज्ञान हो, धर्म हो, दर्शन हो, आचार विचार हो, विवेक हो, सभी का आधार भाषा ही है। इसलिए ये भाषा सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक जहाँ जहाँ हम जिन जिन स्थानों पर जाएंगे, जिन जिन क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ भाषा का स्थान महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। भाषा के बगैर किसी भी चीज़ का, किसी भी ज्ञान का, किसी भी विज्ञान का कोई अपना विशेष महत्व न होने के कारण ये भाषा सर्वव्यापक है। संसार में हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ भाषा का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। संसार के किसी भी भाषा का ज्ञान, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हम इन भाषा के द्वारा ही हम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए भाषा सर्वव्यापक है। भाषा जहाँ हम जाएंगे वहाँ उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो यह भाषा की विशेषता सर्वव्यापकता बनती है। अगली विशेषता भाषा परंपरागत होती है।
यानी भाषा का अपना एक इतिहास होता है, क्योंकि जो भाषा आज जीवित है वो कुछ साल पहले नहीं थी, या कम थी, या परसों नहीं भी थी। इतना ही नहीं, कई वर्ष पुरानी है, सदियों से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि उसका निर्माण आज या कल हुआ है, और जो बात इतनी पुरानी होती है उसकी अपनी एक परंपरा होती है। यानी भाषा हजारों लाखों सालों से चली आ रही है, और जो जितना ज़्यादा पुराना उतना ज़्यादा उसका इतिहास होता है, और बहुत बड़ा इतिहास होता है। तो इसलिए भाषा एक परंपरागत है, परंपरा से चली आ रही है। सदियों के साथ साथ वो भाषा का रूप आगे बढ़ता रहा है, उसमें परिवर्तन भी होती आ रही है। जैसे नदी का प्रवाह होता है, वो निरंतर बहता है, उसी प्रकार भाषा का प्रभाव होता है, जो निरंतर अविरत बहना ही उसकी विशेषता है। एक व्यक्ति भाषा का निर्माण नहीं कर सकता, एक व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है। तो भाषा समाज के साथ जुड़ी हुई होती है, समाज की अपनी परंपरा होती है। भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल सकती है, अपनी पुरानी परंपरा के साथ नई नई बातों को अपनाती है, वो अनावश्यक बातों को छोड़ती हुई आगे बढ़ती है। ये परंपरागत होने के कारण अनावश्यक बातों को त्यागना और अच्छी बातों को आगे लेकर चलना, पीढ़ी दर पीढ़ी इस भाषा का विकास करना, और एक परंपरा से चली आ रही है। इसलिए भाषा का एक अपना इतिहास होता है, परंपरा होती है, और इसलिए भाषा परंपरागत है, ये एक उसकी विशेषता बनती है। अगली विशेषता, भाषा सर्वव्यापक होते हुए भी स्थानीयकृत होती है। यानी जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ उसका समाज है, वहाँ वहाँ सर्वत्र भाषा विद्यमान है। अकेला व्यक्ति यद्यपि बोलता नहीं है, फिर भी अपनी मानसिक विचारधारा में वह भाषा का आश्रय लेता है। भाषा के सर्वव्यापक होने पर भी हम देखते हैं कि सभी मनुष्य एक ही भाषा का प्रयोग नहीं करते। यानी भाषा तो सर्वव्यापक है, सभी लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्थान स्थान के अनुसार भाषा का स्वरूप बदलता है। अगर भाषा सर्वव्यापक होती, स्थानीय बदलाव नहीं होता, तो दुनिया के सभी लोग एक ही भाषा को समझते, उसके अर्थ को समझ जाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा सर्वव्यापक होती हुई भी स्थानीयकृत है, और स्थानीय भाषा की अपनी अपनी भाषाएं है, लेकिन वह है ही भाषा। चाहे भारत, रूस, जर्मन, अमेरिका आदि देशों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। अपने देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। थोड़ी थोड़ी स्थान भेद के कारण भाषा में अलग अलग भेद हमें देखने को मिलता है। तो ये स्थानीयकरण का मुख्य आधार भौगोलिक होता है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भेद स्थानीयकृत है। यानी स्थान के अनुसार अलग अलग भाषा का प्रयोग लोग करते हैं। एक ही भाषा का प्रयोग दुनिया के किसी देश के सभी लोग नहीं करते, या पूरे विश्व के लोग नहीं करते। यानी 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस कर बानी जो कहा गया है, वैसे ही स्थानीयकृत भाषा का रूप होता है, और स्थान स्थान के अनुसार भाषा का रूप अलग होता है। ये भी उसकी विशेषता है। भाषा अनुकरण से प्राप्त है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण मनुष्य का सबसे प्रधान गुण है, और भाषा सीखने में वह उसका ही प्रयोग करता है। मनुष्य अपने माता पिता, गुरु और समाज, इन सब से बालक जो देखता है, सुनता है, उसका अनुकरण करके वो भाषा का अर्जन करता है। माँ अगर उसे दूध कहेगी तो बच्चा उसे दूध कहेगा, माँ मिल्क कहेगी तो बच्चा उसे मिल्क कहेगा। तो बच्चा जो है माता पिता के द्वारा जो उच्चरित शब्द है उसका ही अनुकरण करता है। कई बार अशुद्ध और अस्पष्ट उच्चारण भी करता है, लेकिन धीरे धीरे वह शुद्ध शब्दों को बोलने में समर्थ होता है। तो इसलिए मनुष्य बचपन से ही, बाल्यकाल से ही भाषा को सीखता है, दूसरों का सुनकर अनुकरण कर कर उसे सीखने की कोशिश करता है। और ये बच्चा बचपन से ही अनुकरण करने के कारण, या हम भी कोई नई भाषा सीखते हैं तो दूसरों के उच्चारण को अनुकरण कर ही हम भाषा को सीखते हैं। तो इसलिए भाषा का अनुकरण करना पड़ता है, भाषा अनुकरणशील है, ये भी उसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। यानी यहाँ संयोग अवस्था से तात्पर्य है प्रकृति और प्रत्यय का मिला जुला रहना, और वियोग अवस्था से तात्पर्य है प्रकृति और प्रत्यय का अलग अलग रहना।
यानी संस्कृत साहित्य संयोगात्मक भाषा है, हिंदी योगात्मक भाषा है। संयोग का अर्थ क्या है? मिली होने की स्थिति में, जैसे राम गच्छति, ये संयोगात्मक भाषा है। और वियोग का अर्थ है अलग हुई स्थिति, जैसे राम जाता है। तो संस्कृत में केवल गच्छति से काम चल सकता था, पर हिंदी में जाता है का प्रयोग करना पड़ता है। यानी भाषा का पहला रूप संयोग अवस्था जो था उसका वियोग अवस्था में गया। एक शब्द में वहाँ काम होता था, तो यहाँ उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसका अर्थ बताना पड़ा, अर्थ को आगे बढ़ाना पड़ा। तो इसलिए संस्कृत में जहाँ राम गच्छति कहा जाता था, तो वह हिंदी में राम जाता है, ऐसा गच्छति का जाता है योग करना पड़ा। तो ये भाषा का जब विकास होता है तो उस विकास में ये भाषा का ये स्वरूप बदलता है, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है। अगली विशेषता, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है। यानी भाषा के विकास का, उसकी आर्तवन क्षमता का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति आदि के कारण मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि अधिक परिपक्व है और विवेकयुक्त बनी हुई है। मनुष्य के ये गुण उसकी भाषा के द्वारा प्रकट होते हैं। सुसंस्कृत, सभ्य, विवेकी व्यक्ति अधिक विचार करता है, सोच समझकर बोलता है। ऐसा नहीं कि मन में आया और बोल दिया। अशोभन के लिए शोभन या सुंदर शब्दों का प्रयोग यही सूचित करता है, जैसे दुकान बंद करो की बजाय दुकान बढ़ाओ शब्द का प्रयोग करती है। दिया बुझाओ के स्थान पर दिया बढ़ाओ शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी भाषा का जो पहला रूप स्थूल था, तो धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है, और भाषा जो पहले अप्रौढ़ थी तो धीरे धीरे प्रौढ़ता की तरफ, परिपक्वता की तरफ चली जाती है। तो ये भी एक भाषा की विशेषता है। अगली विशेषता, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। यानी दुनिया में जो तमाम भाषाएं हैं, उन भाषाओं की जो संरचना होती है, जो व्यवस्था होती है, वो अन्य भाषा की संरचना से भिन्न होती है, मिलती जुलती नहीं है। उसके ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, अर्थ आदि में हर स्तर पर भिन्नता होती है। ऐसा नहीं कि सभी भाषाओं के ध्वनि, शब्द, अर्थ, पद, वाक्य, व्याकरण समान हो, ये जरूरी नहीं है। हर एक भाषा की अपनी अपनी संरचना होती है। जैसे हिंदी में संरचना वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया इस रूप में आती है, तो अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया, कर्म के रूप में आता है। यानी उसका एक सिस्टम होता है, कर्ता, कर्म, क्रियापद हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में लेखन करते समय कर्ता आएगा, बाद में कर्म आएगा, क्रिया आएगी और बाद में कर्म आएगा। तो संस्कृत में भाषा के 3 वचन है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। हिंदी, मराठी आदि भाषाओं में 2 वचन है। तो भाषा में संस्कृत में 3 वचन, तो अन्य भाषाओं में 2 वचन। संस्कृत में 3 लिंग, तो हिंदी में 2 लिंग। इस प्रकार हर एक भाषा के अपने अपने नियम है, और उन नियमों के अनुसार ये भाषा संचलित होती है। तो इसलिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है, ये भी एक विशेषता बनती है। अगली विशेषता, भाषा के उच्चरित रूप में पहले परिवर्तन होता है। यानी किसी भी भाषा में परिवर्तन होता है तो सबसे पहले उसके उच्चरित रूप में परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन की प्रक्रिया उच्चरित रूप पर ही प्रभाव डालती है। व्यक्तिगत रूप में उच्चारण में अंतर होते होते हुए समाज में उच्चरित रूप में भी परिवर्तन होता है। यानी हम उच्चारण करते समय हम व्यक्तिगत रूप में उच्चारण करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा थोड़ा उच्चारण करने के बाद समाज उसी उच्चरित रूप को स्वीकारेगा। तब क्या होगा? उच्चरित रूप में पहले परिवर्तन होगा, बाद में लिखित रूप में होगा। तो जैसे हिंदी में अग्नि शब्द है, वह आग हो जाता है। चतुर्विधि शब्द है, चौबे हो जाता है। द्विविधि है, दुबे हो जाता है। उपाध्याय का ओझा हो जाता है, दुबे का ओझा का झा हो जाता है। सत्य का सच हो जाता है, धृत का घी हो जाता है, शर्करा का शक्कर हो जाता है। तो उच्चरित धीरे धीरे साहित्य में प्रवेश करते हैं और वो विकसित हो जाते हैं। तो पहले उच्चरित रूप में परिवर्तन होगा, बाद में साहित्यिक लिखित रूप में परिवर्तन होगा, ये भी उसकी विशेषता है। अगली विशेषता है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। तो अंतिम या पूर्ण वस्तु होती है जो बन चुकी है, परंतु जो प्रोसेस में है वो अंतिम नहीं होती। भाषा प्रोसेस में है, भाषा हमेशा बदलती है, परिवर्तित होती है, इसलिए उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा गतिशील और प्रवाहमान है, भाषा परिवर्तन है,
इसलिए उसका कोई अंतिम स्वरूप न हो सकता, न संसार का कोई अंतिम स्वरूप है, न मानव शरीर का और न मानवीय भाषा का। मृत शरीर की तुल्य मृत भाषा का अवश्य अंतिम स्वरूप हो सकता है, जीवित भाषा का नहीं। जहाँ जीवन है वहाँ परिवर्तन है, जहाँ परिवर्तन है वहाँ विकास है, जहाँ विकास है वहाँ नित नूतनता है। इसलिए भाषा के अंतिम स्वरूप की न कल्पना की जा सकती है, न विषय में कोई भविष्यवाणी। यानी भाषा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, विकसित होती रहती है, और जो विकास के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहती है उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता, और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मृत भाषाओं के बारे में हम कह सकते हैं, लेकिन जीवित भाषाओं के बारे में हम भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं हो सकता। ये भी भाषा की विशेषता बनती है। और अगली विशेषता है, भाषा का मूल रूप वाक्य है, यह केवल व्यवहारिक है। और यह देखा जाता है कि तात्विक दृष्टि से देखा जाता है कि यह सिद्ध होता है कि भाषा का मूल वाक्य ही है। क्योंकि पाश्चात्य भाषा शास्त्री भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सेंटेंस इज अ सिग्निफिकेंट यूनिट। वाक्यों का आधार विचार है और विचारों का मूर्त रूप वाक्य है। किसी एक भाव को मन में रखकर विचार व्यक्त किया जाता है, वह विचार पदों के द्वारा नहीं अपितु वाक्य अवयवों का विभाजन करते हुए हमें पदों की सत्ता प्राप्त होती है। यानी भाषा का रूप वाक्य है। वाक्यों के द्वारा ही हम पूर्ण रूप से किसी भाव को समझ सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। इसलिए भाषा का मूल रूप वाक्य है, ये उसकी विशेषता बनती है। ये केवल व्यवहारिक है, पदों के द्वारा नहीं अपितु वाक्य अवयवों के द्वारा विभाजन करने पर हमें पदों की सत्ता प्राप्त होती है। इसलिए इसी प्रकार पदों के निर्माणक अवयवों का परीक्षण करने पर वर्णों की सत्ता प्राप्त होती है। उपयोगिता एवं शास्त्रीय दृष्टि से वाक्य ही भाषा के सार्थक अंग है। और भाषा का अगर सबसे सार्थक अंग अगर कोई होगा तो वाक्य है, ये भी एक विशेषता बनती है। ये सब महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखने के बाद कुछ अन्य विशेषता भी हमारे सामने आती है। वह है, भाषा की ऐतिहासिक सीमा भी होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भाषा भाव संप्रेषण का साधन है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है। भाषा मानव की अक्षय निधि है। भाषा प्रकृति से स्वतंत्र होती है। भाषा स्त्रीकरण और मानवीकरण से प्रभावित होती है। तो विभिन्न इन भाषाओं की परिभाषा, भाषा के स्वरूप, ये भाषाओं की विशेषताएं, ये सब देखने को हमें मिलती है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, उसे ग्रहण करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है। मनुष्य अनुकरण के द्वारा उसे सीखता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, सिस्टम होती है। भाषा में अगर परिवर्तन होना है तो सबसे पहले उसके उच्चरित रूप में होगा। किसी भी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। वह सामाजिक संपत्ति है, वह पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा परंपरागत है, सदियों से चली आ रही है। सर्वसमावेशक होती हुई भी भाषा स्थानीकृत है। स्थान स्थान के अनुसार भाषा का रूप बदलता है। वो भाषा सर्वव्यापक है और भाषा पूरे समाज को एक सूत्र में बांध कर रखने की क्षमता रखती है। तो इस प्रकार से ये भाषा जो है मनुष्य के विचार विनिमय का साधन जो है, तो इस भाषा की निर्मित, भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा और भाषा की विशेषताएं और मनुष्य जात के लिए इस भाषा का कितना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, कितनी ज़्यादा मनुष्य के विचार विनिमय के लिए ज़रूरी है, ये सब इन हिंदी भाषा नामक चैप्टर के अंतर्गत भाषा का अर्थ, भाषा का परिभाषा, भाषा का स्वरूप, भाषा की विशेषता, यह सब देखने के बाद भाषा नामक जो संज्ञा है, इस संज्ञा के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा ये पॉइंट समाप्त हुआ। तो अगले पॉइंट में हम अगली तासिका में हम मिलेंगे। धन्यवाद।